कैसे हो आप सब। आज बारी है यूनिट 9 की। यूनिट 9 का सिलेबस आपने सभी लोगों ने देखा है और यूनिट 9 में आप जाओगे फॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। पीजी का एग्जाम है तो मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। सस्टेनेबल एक तरीके की इकोनॉमी की बात होती है, सस्टेनेबल लाइफ की बात होती है। सस्टेनेबल वर्ड बहुत ज़्यादा आता है और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी सभी जगह लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो इसको मैं भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के ग्रुप में। देखो एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, थोड़ा सीरियस मोड में आ जाइए, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट में जो चीजें मिल रही हैं उसका मिसयूज नहीं करना है। फ्री में मिलने वाली चीजों को अक्सर लोग मिसयूज कर देते हैं और बाद में बहुत रोते हैं। तो आपको मैं ये चैप्टर पढ़ना हुआ, इसका मैं गीस्ट बता देता हूं, आप लोग खुद से पढ़ना। रिसोर्सेज की मीनिंग से बात शुरू होती है इस चैप्टर में। पूरी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। सोलर टेक्नोलॉजी से बात होती है, लेकिन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में सोलर पहला आता है। तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है, एक्सेसिबल है, यानी भूमि में तांबा है, कॉपर है, माने आयरन है, ये सारी चीजें हैं जिसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। इकोनॉमिकली फिजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे आप रिसोर्सेज कहते हो। जैसे आपके पिताजी मान के चलते हैं कि आप उनके लिए एक बेहतर रिसोर्स हो, आप मान के चलते हो कि आपका दिमाग एक बेहतर रिसोर्स है। तो अलग अलग चीजें हैं। रिसोर्स बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आ जाता है। आपके पास लिखने पढ़ने की क्षमता है, ये सारा रिसोर्स में ही आता है। हिंदी वाले बच्चे, नोट्स आपके दोनों लैंग्वेज में हैं तो टेंशन मत लीजिए। यहां मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज में बताता हूं, बोल हिंदी में ना हो, ताकि दोनों स्टूडेंट समझ पाए। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स नेचर के नहीं हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। हम लोग पानी और हवा को फ्री मानकर उसे प्रदूषित कर दिए और आज स्थिति ये है कि उसकी प्रीमियम फी दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। दे बिकम रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमंस यूज देम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। आपको मालूम होगा कि टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से जब हम यूज करेंगे तभी वो हमारे काम आएगा। आप यहां देखो, आपको ये सारा डायग्राम समझाना है मुझे, ये समझ लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। कोई भी रिसोर्स है, यहाँ पे आप देखो रिसोर्स है, ये दिख रहा है ना, ये नेचुरल हो सकता है, ह्यूमन मेड हो सकता है। नेचुरल में कौन कौन से रिसोर्सेज होती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा ना आपको नींद आने लगेगी। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पहले से जानते हो। कंटिन्यूएशन और फ्लो, जो विंड और वाटर है ये कंटिन्यूएशन में है, रिन्यूएबल में। कुछ बायोलॉजिकल इसमें होते हैं जैसे वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अभी तक हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल में फंसे हैं। आप सोचो स्टैंडर्ड्स हमारे अभी भी वही हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में दो कैटेगरी होता है, रिसाइक्लेबल यानी कि मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल यानी फॉसिल फ्यूल्स। समझिएगा यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को। यहां जो नॉन रिन्यूएबल की कॉन्सेप्ट है उसको समझा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जरा महीनता है यहां समझने में, और वो ये है कि नॉन रिन्यूएबल जो नॉन रिसाइक्लेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका क्या कहानी है। ठीक है, नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स, उनकी क्या स्टोरी है उसको समझिएगा। नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो आजकल, जैसे मान लो जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे पेट्रोकेमिकल्स हैं जो रिसाइकल नहीं कर सकते। पेट्रोल तो उड़ गया, खत्म हो गया, लीड निकला उससे, वो एनवायरनमेंट में फैल के जहर खत्म कर दिया। अब ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, क्योंकि अगर नोट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये घुमाएगा, यहां आपको लगेगा ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा नहीं। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस और फ्लो और बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल में नेचुरल और वाइल्ड लाइफ दो ही है। नेचुरल में फॉरेस्ट, वेजिटेशन, ये सब चीजें हैं। ह्यूमन में स्ट्रक्चर्ड एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी में इसको डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं, जैसे मान लो हमने पार्लियामेंट बनाया तो हमारा वो रिसोर्स है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स जो है, फिजिकल एनवायरनमेंट उसके पास है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस है, इन सब के सहारे इन रिसोर्सेज का यूज करता है। यही सारी चीजें मैंने वहां आपको बताई है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर देखोगे तो एक होता है ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, सिंपल जिसमें लाइफ हो, बायोटिक है, अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं हो। ये अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको नींद आने लगेगी।
एग्जॉस्टिबिलिटी यानी रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ये आपको ध्यान रखना है। रिन्यूएबल यानी रिप्लेनिश किया जा सके, जिसको खत्म होने के बाद फिर से ऑनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब ऑनरशिप में आता है। कुछ नेशनल रिसोर्सेज होंगे, जैसे वाटर बॉडी में 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे रिसोर्सेज हैं, वहां हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वहां हम हर चीज कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल होगा, डेवलप्ड होगा, स्टॉक होगा, रिजर्व होगा, ये सब कुछ होगा। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ये डिफाइन किया गया था रियो दे जनवरी अर्थ समिट 1992 में। आप जाकर के PYQ देखो, 4 सालों के क्वेश्चन पेपर हमने दे रखा है, उसमें आप ये देख सकते हो कि ये बार बार मैच करने के लिए या MCQ में पूछ रहा है। ठीक है, 1992 में। आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनीशन याद रखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें लैंड रिसोर्सेज है, सब रिसोर्सेज के बारे में डिवीजन आपको याद रखना है, आपको पढ़ना भी है। इंडिया में आपसे जो असर्शन रीजन के अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये भी देखिएगा। असर्शन रीजन में बहुत बने रहिए, अभी तुरंत आएगा। असर्शन रीजन में ये खास करके पूछा जाएगा, इंडिया में लैंड रिलीफ्स की बात करें, यानी भूमि का जो क्षेत्र है वो 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% प्लेचूज है। ठीक है, क्लियर हो गया। लैंड यूटिलाइजेशन में फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में नेट सोन एरिया, फैलो लैंड, बैरन लैंड। लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में क्या क्या होगा याद रखिएगा। लैंड यूटिलाइजेशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, फॉरेस्ट होता है भाई, कुछ बोई हुई जगह यानी कि जहां पे हमने फसल उगाए हैं, कुछ फैलो लैंड यानी खाली जगह होती है, कुछ बैरन होते हैं जहां पे कुछ खेती हो ही नहीं सकती। फैलो लैंड का मतलब होता है कि जिस लैंड पे खेती कर सकते हो लेकिन वहां कोई खेती अभी कर नहीं रहा है। और कुछ नॉन एग्रीकल्चर, जैसे फैक्ट्री लगा दिया, केमिकल प्लांट लगा दिया, अंड बंड संड कुछ भी लगा दिया इसमें, तो आपको ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होगा। आजकल नॉन एग्रीकल्चर के पर्पस पे बहुत जहरीले काम हो रहे हैं, इसलिए मैंने अंड बंड संड कहा, ये याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे नाराजगी है इस चीज से, क्योंकि एयर और वाटर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा ये जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस की चीजें हैं ना, वो पॉल्यूट कर रहा है। अब कुछ लोग ये भी ज्ञान देंगे कि सर धान की खेती से या पैडी कल्टीवेशन से CH4 निकलता है। अरे भाई, तो CH4 आज से थोड़ी निकल रहा है, लेकिन जो धुआं, काला धुआं निकल रहा है, वो तो तुरंत की आप ही लोग, हमारे लोगों की देन है। सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। भूमि जो है, जमीन, जगह, जो आप यूज करते हो, उसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में। कुछ और जीके के यहाँ क्वेश्चन है, जिसको कर लो। अलूवियल सॉइल जो होते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी उत्तरी भारत में आप जाओगे तो अलूवियल प्लेन्स मिलते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्लैक सॉइल जो कॉटन में महाराष्ट्र गुजरात का इलाका जो है, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेमस होता है। बाकी आप NCERT 11th ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां मिलेगा, हालांकि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉइल मैप भी जैसे NCERT मैंने दिया अभी, सॉइल मैप वहां देख सकते हो। सस्टेनेबिलिटी की थोड़ी हम बात करेंगे, अब चैप्टर पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, सस्टेनेबिलिटी मींस डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब हम इतना रिसोर्सेज का यूज ना करें कि हमारे अपने बच्चों के लिए वो रिसोर्सेज रहे ही ना। तो हमें इस बात का ध्यान रख के रिसोर्सेज का यूज करना है कि अगले जनरेशन को भी पानी, साफ हवा, जंगल, ये सब नसीब हो। वो सिर्फ किताबों में टाइगर को ना देखें, रियल में जाकर के टाइगर को देख पाए। समझ में आ गया। फॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सोलर सस्टेनेबिलिटी की बात अभी होगी। सोलर एनर्जी embodies sustainability because sun's energy can be used indefinitely without diminishing its future ability। देखो, सन एनर्जी के साथ एक खासियत है, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। पानी को आप सपोज दैट रिप्लेनिसेबल कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो अब डर ही लग रहा है ये बात बोलने में। पानी को आप बेहिसाब यूज करोगे, सभी लोग दुनिया का करने लगे, तो भी ऐसा होगा कि पानी एक समय में लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी डेली अलग अलग जगहों पे ये चलता रहता है, ये कभी खत्म होने की संभावना नहीं है।
मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री दैट सन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स, आपने फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। सिलिकॉन, इसमें चिप्स लगे रहते हैं। सोलर रेडिएशन में भी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू बाय सोलर सेल, सोलर सेल से डायरेक्टली इसको जोड़ा जाता है। स्मॉल इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज जनरेटेड व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द जंक्शन। देखो जैसे ही लाइट उस जंक्शन पे आता है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होता है बिटवीन अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन वहां रहता है और एक मेटल रहता है, तो जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाता है। दो सेमीकंडक्टर के बीच में वो जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अ सिंगल फोटोवोल्टिक सेल टिपिकली जनरेट्स ओनली 2 वाट। अब सिंगल फोटोवोल्टिक सेल होगा तो 2 वाट जनरेट करेगा। अब हम बहुत बड़ा एक थाउजेंड्स ऑफ किलोवाट चाहिए तो हम बहुत बड़ा एक एरिया में फोटोवोल्टिक सेल्स लगाते हैं। तो जैसे मान लो हमें 250 वाट चाहिए, है कि नहीं, तो उसके लिए हम अलग 125 यूनिट्स 125 फोटोवोल्टिक सेल्स को ऐड करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। प्रेजेंटली 15 से 20% मतलब हमारे यहाँ जो है वो पावर प्रोडक्शन इससे हो रहा है, ऐसा अनुमान है। करंट के डेटा आपको अपडेट रहता है तो आपको ये देखना पड़ेगा बार बार। अब आपके दिमाग में होगा कि सर हम इस पे कुछ क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से पहले 2 क्वेश्चन मैंने दिखाया है, दे दनादन करिएगा। और सबसे जरूरी चीज, आप लोग अभी मॉक टेस्ट का फायदा नहीं उठा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाइए। HUQP21 की स्टडी मटेरियल एंड PYQ अगर नहीं या 50% ऑफ पे फायदा उठा पा रहे हो तो ये लगा लो। और पूरी क्लास जिसमें लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, सब कुछ है, ये आप लेना चाहते हो तो 1400-1500 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। इस अमाउंट के बाद भी उन्हीं बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा जो हमें ये वीडियो रेफर करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर समथिंग टू बिकम अ रिसोर्स। किसी को रिसोर्स होने के लिए क्या जरूरी नहीं है। इजी क्वेश्चन बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ऐसे महारथी हैं जो इजी क्वेश्चन बड़े दे दनादन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सर इजी है तो थोड़ा टफ लाइए। टफ लाए हैं तो बन नहीं रहा है उनसे। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, कल्चरल एक्सेसिबिलिटी, नेचुरल अकरेंस, बताइए। नॉट नेसेसरी, अभी आपने पढ़ा है। राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। बांगर, खादर, रेगूर और लैटेराइट। मैंने बोला है 11th NCERT जिन्होंने पढ़ा होगा या जिन्होंने जनरल कॉम्पिटिशन अच्छे से तैयारी की होगी वही बनाएंगे। खादर और बांगर करेक्टली मैच्ड इसमें कौन है। लाल रेड रेगूर मिट्टी ब्लैक सॉइल को कहते हैं क्या। लैटेराइट डेजर्ट सॉइल को कहते हैं क्या। कोई बताएगा इसको। है कोई ऐसा पढ़ने वाला पढ़ाकू बंदा जो बता पाए। एनीवन, कोई भी। चलो इसको मैं छोड़ता हूं, आप लोग पढ़ के आइए, NCERT तब करिए। रिसोर्सेज आर प्लानिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज। रिसोर्सेज की जो प्लानिंग होती है वो किस स्टेज से कैसे कैसे हो रही है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है ना, ओके, बिल्कुल याद रखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, मैचिंग विथ नेशनल प्लान्स। तो रिसोर्स की प्लानिंग कैसे कैसे होगी सोचना है। पीजी का एग्जाम है तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि एकदम बउआ हलवा टाइप क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आंसर्स सब लोग कमेंट करते जाएंगे। नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग तो मैच करना है, प्लानिंग स्ट्रक्चर भी बनाना है और इन्वेंट्री भी देखना है भाई कहां से मिल सकता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। विच सॉइल डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग समर। आप देखते हो वही टीवीओ में दिखाता भी होगा। डीप क्रैक्स कौन से मिट्टी में होता है भाई। क्रैक्स इन द सेंस की फट जाता है जमीन। लैटेराइट या ब्लैक, तो जो गुजरात महाराष्ट्र का जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं तो वहां पे ये डेवलप होता है। द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन वेस्टर्न राजस्थान, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बताइए वेस्टर्न राजस्थान में, यानी राजस्थान की बात है, वहां क्या लफड़ा है। ओवर ग्रेजिंग, जो वहां जो ग्रेजिंग कम्युनिटी है वो ओवर। अब ये भी एक चीज है, फील्ड में लिमिटेड ग्रास लैंड है, आप उसको चरा दोगे तो वहां डेवलपमेंट जो नेचुरल वेजिटेशन का है वो नहीं होगा। लैटेराइट सॉइल्स बिकम सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर से ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 6 का राइट आंसर
तो सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक का यूज अगर हम करेंगे तो ये आपका सॉयल यूज करने लायक बन जाएगा। विच सॉयल इज मोर अल्कलीन इन ड्रायर एरियाज? अलुवियम, रेड सॉयल, फॉरेस्ट सॉयल और लैटेराइट सॉयल? हिंदी वाले बच्चे क्या आज परेशान हो रहे हैं क्या मॉक टेस्ट में? कोई नहीं, इसको हम दोनों लैंग्वेज में डाल करके तब आपको शेयर करेंगे। पेड वाले स्टूडेंट घबराएं नहीं, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अल्कलीन होता है, अल्कलीन बेसिक या अम्लीय क्षारीय वाला, आप समझ रहे हो। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? अलुवियल सॉइल जो है वो होता है अल्कलीनी ड्रायर एरिया। द चंबल रेवाइंस आर रिजल्ट ऑफ, चंबल के गुंडे, आपको मालूम होगा, चंबल सुनते होंगे, चंबल के डाकू। सीट ओरिजन, गली ओरिजन, विंड ओरिजन, इरोजन, सॉरी इरोजन, ग्लेशियल इरोजन, की क्वेश्चंस जो हमने करवाए हैं तो ये हो जाएगा गली इरोजन। ठीक है, द चंबल रेवाइंस आर रिजल्ट ऑफ गली इरोजन। स्टॉक डिफर्स फ्रॉम रिजर्व्स बिकॉज स्टॉक्स कैन बी यूज्ड विथ करंट टेक्नोलॉजी, रिजर्व्स कैनॉट बी यूज्ड, स्टॉक कैनॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बोथ आर सेम। दिखा देता हूं, डायग्नोसिस इन साइकोलॉजी, थेरेपी, साइकोसोशल। बताइए स्टॉक्स क्यों डिफर है इससे? सब हमने आपको पढ़ाया। 9 का राइट आंसर, इसके पहले मतलब इसके क्लास के पहले भी 9 के राइट आंसर क्या है? कॉन्सेप्ट जो था वो पढ़ाया था। स्टॉक्स कैनॉट बी यूज्ड टू ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म मेनली फ्रॉम, ब्लैक सॉइल किससे फॉर्म होता है? पार्ट 1 आपने किया है, काफी स्टूडेंट्स अवेलेबल थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। देखो आपसे जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा तो आप घूमने लगोगे कि अरे ये तो इस तरीके, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। अरे भाई ये सब रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज वाले क्वेश्चन हैं। बेसाल्ट रॉक से इसकी उत्पत्ति होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? टेरिस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसा कि मैंने पिछले, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सॉइल कंजर्वेशन का नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से यहाँ जंगल साफ किया, यहाँ खेती की, जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई तो वहां से फिर आगे बढ़ गए, तो ये सॉइल कंजर्व नहीं होगा। इस तरीके से जंगल करते जाएंगे और बाढ़ कभी आया तो वो सारा का सारा एरिया बह जाएगा। मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। Forest soil in Himalayan region is generally highly alkaline, acidic and low in humus, saline, black in color. कैसे होते हैं हिमालयन रीजन में? अगर फॉरेस्ट सॉइल को आप देखोगे तो कैसे होने वाले हैं? एसिडिक एंड लो इन ह्यूमस, ह्यूमस नहीं होता है वहाँ। स्मृति समझते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में है, थोड़ा सा टफ लेवल हमने डाला है। एनसीईआरटी आपको शेयर भी करेंगे, पढ़िए तब जवाब दीजिए इसका। 13 का आंसर, जो लोग टॉप 1% रिजल्ट वाले बच्चे हैं वही जवाब दे भी पाएंगे। विच स्टेट हैज मोर देन 80% नेट सोन एरिया? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां 80% जो है वहां बुआई हुई है, यानी फसल वहां उगाए जाते हैं उनके पूरे एरिया में? ये है पंजाब। ठीक है। इंटेंसिव लीचिंग इज एसोसिएटेड विथ, इंटेंसिव लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस इरोजन पढ़ोगे ना मिट्टी के, उससे पता चलेगा। ब्लैक अलुवियल, लैटेराइट या अरीद सॉइल? लैटेराइट सॉइल, इंटेंसिव लीचिंग इसको कहते हैं। द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये 1987 में होता है। मेमोरी के लिए क्या इक्वेशन यूज किया, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? विच सॉइल टाइप इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन? लैटेराइट, ब्लैक, अलुवियल, रेड? आराम से सिर्फ देखना नहीं है, अनलिमिटेड देखो। शॉर्ट टर्म मेमोरी अनलिमिटेड तो नहीं होगा, ये इतनी जानकारी तो खैर आपको होगी ही। शॉर्ट टर्म मेमोरी अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, सीट इरोजन, तो ये ब्लैक इज द राइट आंसर है। डेक्कन ट्रैप मैंने पहले बताया था। सीट इरोजन अकर्स मेनली व्हेन रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स इंडिकेट ऑफ लैक ऑफ। दोनों क्वेश्चन है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। 18 का सी होगा, 19 का कौन सा होगा? थियरी जो है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, 19 का भी सी होगा। 20 का राइट आंसर बताइए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कब आई है? मिलर ने दिया था। 7+-2 कितना फॉरेस्ट को रिकमेंडेशन किया गया है? कोई बता सकता है क्या? तो 1952 के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, अब कम ही हुआ है, अब बढ़ रहा है फिर से। अब 10 टफ लेवल के क्वेश्चन असर्शन रीजन के हमने रखा है। अगर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो ए, दोनों सही है एक्सप्लेनेशन नहीं करता है तो बी, ए ट्रू है आर गलत है तो सी, एंड ए गलत है आर ट्रू है तो ओ। बताइए रिसोर्सेज आर डायनेमिक इन नेचर,
रीजन द यूटिलिटी चेंजेस विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर बताइए। बिल्कुल, ये ए इज राइट आंसर होगा, यानी एक्सप्लेन भी कर रहा है। लैटेराइट सॉइल्स आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, सही बात है क्या? लैटेराइट सॉइल्स दे आर फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग इन हेवी रेनफॉल एरिया। लैटेराइट सॉइल जहां पाए जाते हैं वहां सही में हेवी रेनफॉल होते हैं, लाल लाल मिट्टी आपको वो बहते हुए दिख जाएगा। तो ये इंटेंस लीचिंग से होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है, तो इसका भी ए इज द राइट आंसर। एसरसन, अगला क्वेश्चन, ओवर इरिगेशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये हुआ है, यहाँ भी फसल के उत्पादन, इवन कि मैं एक दिन खेतों में गया था, वहां उजले उजले नमक टाइप दिख रहे थे। ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। 3 हो गए, 3 के कितने हो गए? 3 के राइट आंसर, 3 का ए, यानी ये हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। 4 बताइए, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, क्या ये सही है? ऊपर मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सही। इट इज रिच इन ह्यूमस, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज रिच इन ह्यूमस, क्या ये ह्यूमस रिच होता है? तब दरार क्यों फटता मिट्टी में, बताओ? ए सही है, आर गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 5 पे आते हैं, अलुवियल सॉइल इज फर्टाइल, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स एडिक्वेट पोटास एंड लाइम, हाँ ये दोनों होता है, तो इसलिए ये फर्टाइल होता है इसी रीजन से। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं खत्म होगा। आपको जुड़ना है, कंटिन्यू रहना है और लगे रहना है। व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।